नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे हैं उसके आगे किसी और चीज के वर्णन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, और उस सब के बीच देखिए बसपा अध्यक्ष मायावती का ये आरोप, उन्होंने चुनौती दी है, कहा है 3 महीने में बैलेट पेपर से कराएं चुनाव तो तस्वीर अलग होगी, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि ईवीएम में बटन कोई भी दबाया गया, नतीजा उसका सिर्फ कमल के फूल पर बत्ती जलती हुई नजर आई। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, यह बात उन्होंने कही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से सुबह से जब भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी तो ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे थे। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है तो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो भी हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और कोई दूसरी वजह नहीं यहां पर दिख रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, और वो सवाल उठते हैं इस बात को लेकर कि आज नतीजों के बाद, वो भी पूर्ण नतीजे आने के बाद, अचानक मायावती को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई मौजूद हैं, अजीत झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया टुडे के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही प्रदीप गुप्ता जी जिन्होंने वो पूरा एग्जिट पोल किया था जिसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि सबसे नजदीक हम उन चुनावी नतीजों के आए हैं। और इसीलिए आज थोड़ा सा अटपटा लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे ईवीएम से जुड़े नहीं होते हैं, वो नतीजे जुड़े होते हैं जो लोग बाहर निकलते हैं वोट देकर। देखिए, मायावती जी के आरोप के जवाब में मैं कहना चाहता हूं, जो हमारा सर्वे होता है वो तो ईवीएम में नहीं होता है। हाँ। और हमारे सर्वे में जो लास्ट किया 22% बीएसपी को वोट आ रहे थे, और वही 22% वोट आज फाइनल रिजल्ट में है। अब क्या कहिए आप? देखिए, मुझे लगता है मायावती अभी भी ये समझ नहीं पा रही है कि दुनिया बदल गई है, कि देश बदल रहा है, कि राजनीति बदल रही है, इसलिए वो शॉक में है। और जब आप शॉक में होते हैं आप ऐसी चीजें कह लेते हैं। अगर मायावती के पास कोई प्रमाण है कि ईवीएम को टैंपर किया गया तो देश के सामने रखिए, कोर्ट के सामने रखिए। उनका क्या प्रमाण था कि कैसे हो सकता है कि कुछ एरियाज में जहां मुस्लिम वोट है वो मुझे नहीं मिला, यानी आपको लगता है मैंने मुस्लिम कैंडिडेट रख दिया तो वोट मेरी तरफ आया। जैसे प्रदीप कह रहे परसेंटेज तो उतना ही था, तो मुझे लगता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बैड लूजर, आप हार गए हैं, बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन आपको वो हार आपके मन में ही नहीं बैठ रहा है कि मायावती जी को केवल 21 या 19 या 20 सीट मिल रहे हैं, तो वो एक शॉक में है। ये परंपरा अच्छी नहीं है लोकतंत्र में, बिल्कुल अच्छी नहीं। स्वीकार करते हैं हार को, या फिर क्योंकि आप बेइज्जती लोकतंत्र की भी कर रहे हैं, आप उन वोटरों की भी कर रहे हैं। और मायावती जी का ये तीसरा हार है, ये पहला हार नहीं है। पिछले 5 साल पहले वो बुरी तरह हारी, 80 सीट लाई थी, लोकसभा चुनाव में एक भी शून्य लाई थी, एक भी सीट नहीं लाई थी, और इस बार जो है सो समझिए कि 17 सीट पर घसक के रह गई 403 में। तो हुआ क्या है कि मायावती जी की जो राजनीति है वो बहुत एक तरह से कहिएगा कि संकीर्ण दायरे में है। सिर्फ माइनॉरिटीज वोट और दलित वोट के पीछे वो सारा बड़ा सा जो चित्र है वो भूल गई हैं। उनको सीखना चाहिए मोदी जी से, कि मोदी जी एक जमाने में कहा जाता है कि भाजपा सिर्फ ब्राह्मणों और बनियों का पार्टी होता था, और आज वो सबका साथ सबका विकास देकर एक नया समीकरण खड़ा किया। तो ये बड़ा जरूरी है। की बात आप कर रहे हैं, इस दफा जब पूरे इलाके में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह का जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था बीजेपी का, वो नाराज दिखा था उनसे, लेकिन लोग जुड़े ही हैं उनके साथ, और इसका विश्लेषण जरूरी है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संबित पात्रा हमारे साथ हैं, विनय कटियार जी हमारे साथ हैं। संबित जी, जो आरोप लगाए हैं मायावती ने, क्या उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, जो कि अभी राजदीप कह रहे थे, सही कह रहे थे, ये बहुत बड़ा शौक लगा है जिस प्रकार के चुनाव नतीजे आए हैं, और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से मायावती जी भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठा रही है। ये ईवीएम मशीन एक तरह से भारत के लोकतंत्र, जो कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चलता है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा विनम्र होकर कि मायावती जी, ईवीएम मशीन पर से भारत की जनता का विश्वास नहीं हटा है, हाथी पर से भारत की जनता का विश्वास हट गया है। तो कृपया हाथी को ठीक करने की बात करिए, ईवीएम मशीन ठीक है। प्रासंगिकता पर उनके खुद के प्रश्न चिन्ह लग रहा है, लेकिन ऐसे में, और वाकई अगर सबूत है, ऐसा नहीं है कि हम खारिज नहीं कर रहे हैं, सबूत है आप दीजिए, और अगर वाकई गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, होली का त्योहार दरअसल ऐसा होता है कि उत्तर भारत के इन इलाकों में हफ्ते भर क्या 10 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इस बार था कि संडे का दिन था तो उस दिन से शुरू होना था, लेकिन अब सैटरडे से ही शुरू हो गया होली का त्योहार। और श्वेता जी, आप देखिए, मुझे लगता है कि जब 15 साल का वनवास होता है, जब 14 साल का,
2002-3 इनके लिए अलग था। बिल्कुल। और 26 साल बाद आपको बहुमत मिल रही है। 1991 में मिली थी जब कल्याण सिंह थे, ये उससे भी बड़ी जीत है। तो जाहिर है कि एक तरह से होली का जो त्योहार है और आपकी जो बड़ी विक्ट्री है एक साथ आ रही है। बीजेपी को, जैसे मायावती को शौक लगा है, बीजेपी को इतना सेलिब्रेशन करने का मूड है कि वो चाहते हैं जो भी जहां भी रंग मिले, केसरिया रंग खास करके मिले, वो लोगों पर लगाए। चर्चा पर लौटते हैं, पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता क्या क्या कह रहे हैं अपनी इस जीत पर। ये मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे कोई भ्रम नहीं था। मैं मान रहा था लगातार, हम 265 प्लस का नारा दिए थे और फिर हमने जब स्थिति और अच्छी देखी तो हमने अब की बार 300 पार का नारा दिया है और जनता ने हमारा समर्थन दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हमारी विजय हुई। बहुत अच्छा जो रिजल्ट आज आया है यह इसी के कारण आया कि मेरे नेतृत्व ने भी समय दिया और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता। लोगों ने एक प्रकार से अवसरवादी गठबंधन भी बनाया, लेकिन भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव क्या है? ये बदलाव ये है कि अगर लोग ठान लेते हैं, देखिए बीजेपी 300 के लगभग आ रही है, तो इस बात को समझिए आप, ये भारत की राजनीति में एक बहुत प्रभावी बदलाव है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव में एक शिल्पकार की भूमिका निभा की, मुख्य रूप से पूरे चुनाव कैंपेन के जो केंद्र बिंदु थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। इन दोनों के नेतृत्व में जो कैंपेन चला था उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी, हम लोग पहले से इस बात के लिए आश्वस्त थे। 300 का आंकड़ा पार हो चुका है। नतीजे और रुझान को मिलाकर जो आंकड़ा हम देख रहे हैं 304 इस वक्त देख रहे हैं। ऐतिहासिक भी कहें तो ये छोटा शब्द हो जाता है इस तरह की जीत के लिए। हमारे साथ योगी आदित्यनाथ भी जुड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत हलकों में, बहुत तबकों में आपको भी एक चेहरे के तौर पर देखा गया। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बार बार यही कहा जाएगा कि जब पार्टी बैठेगी और सब सर्वसम्मति से तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन आपको एक प्रबल दावेदार उनमें से माना गया। आज की तारीख में हर चेहरा जो है, केशव प्रसाद मौर्य को तो पहचानना मुश्किल हो रहा है, चेहरा ही केसरिया हो गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक रंग गए हैं। अब तो लग रहा है कि जश्न आप लोग का हफ्ते भर चलेगा, उससे आगे चलेंगे आप लोग। तो खुद ही केसरिया हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को 14 वर्षों के बाद सपा बसपा के कुशासन से मुक्ति मिली है और भारतीय जनता पार्टी 26 वर्ष के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बना रही है। ऐतिहासिक विजय है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को होली और दिवाली एक साथ मनाने का पूरा अधिकार है। किस आधार पर मिली है? क्योंकि जनता आज के दौर में इतनी जागरूक है कि विकास जिसे एक शब्द समझा जाता था, एक नारा, वो वाकई अब हकीकत है। लोग उन मुद्दों पर वोट देते हैं, इसीलिए जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर एक उम्मीद का वोट भी हम बीजेपी के नाम पर डलता देख रहे हैं। ठीक बात है। देखिए, हमने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाया था, प्रदेश के कुशासन को, प्रदेश की अराजकता को मुद्दा बनाया था और हम लोगों ने प्रदेश में विकास और राष्ट्रवाद, इन दो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए थे। जनता ने हाथों हाथ लिया। मोदी जी का नेतृत्व था, उनकी कई जगह रैलियां हुई प्रदेश में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित शाह जी ने जो रणनीति तैयार की थी, उसके अनुसार जब कैंपेन में सभी लोग भाग लिए, उसका परिणाम सामने है सबके। और हम लोग पहले से कहते थे कि 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो परिणाम हम सबके सामने है। और हमारे साथ इस वक्त तो राम मंदिर के दोनों झंडाबरदार मौजूद हैं। हमारे साथ योगी आदित्यनाथ हैं तो विनय कटियार जी भी हैं। विनय कटियार जी, संवैधानिक दायरों का जिक्र होता है, इसलिए मैं संवैधानिक दायरों का इस्तेमाल करते हुए पूछूंगी कि अब जो लोग उस हिसाब से इंतजार करते हैं, उन्हें इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा लगता है। केंद्र राज्य दोनों में आपकी सरकार है, होगी। नहीं, उस पर
हम लोग भी विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि 3 ऑप्शन हैं हमारे सामने और एक बातचीत का रास्ता भी खुलेगा, और मुझे लगता बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है और ठीक जा रहा है। और जिस प्रकार से हमको बहुमत मिला है उस हिसाब से काम करने का हमको मौका भी मिलेगा और हम अच्छा शासन प्रशासन को और अच्छी सरकार भी देंगे। लेकिन मायावती जी का जो हाथी है उसको तो पैरालिसिस अटैक हो गया है और महावत जो है वो बेहोश है, इसीलिए उसके विषय में तो कुछ कहने का अर्थ बनता नहीं है। वो हमेशा इसी प्रकार के अनर्गल बात करती रहती हैं और उन्होंने जिस प्रकार से समय भी हम लोगों का बर्बाद किया, उनको लगता है तो जो कोर्ट वोट जहाँ जाना है जाएं, लेकिन जब उनकी सरकार बनी थी तो मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय भी तो मशीनें थी, उस समय बैलेट पेपर नहीं थे तभी मशीन थी, तब क्या उन्होंने इस प्रकार का मशीन में फिटिंग की थी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर न जाते हुए जिसको बहुमत मिलता है वो खुशी मनाता है, जो हारता है वो दुखी होता है, और वो इतनी हार गई हैं कि उस हार को पचा नहीं पा रही हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, संवैधानिक दायरे में रहते हुए उत्तर प्रदेश का विकास चारों तरफ करेंगे और मंदिर की भी समस्या का समाधान भी करेंगे। थोड़ा अटपटा भी लगता है अंजुमन जी, क्योंकि बात वो पूरी तरीके से बीजेपी को एक सांप्रदायिक रंग देने ये इस शब्द का हमेशा इस्तेमाल होता है, ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल होता है, लेकिन मायावती खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती हैं तो कहती हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। ये नहीं है सांप्रदायिकता, ये नहीं है। आश्चर्य मुझे इस बात पे श्वेता कि मायावती को 22% वोट मिला उत्तर प्रदेश में। 22% वोट पाने वाली एक पार्टी ईवीएम रिगिंग की बात कर रही है। 22% वोट त्रिकोणीय चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में सब्सटेंशियल वोट होता है 22%। अगर मायावती 3 या 4% वोट ऊपर होती तो शायद उनका नंबर 100 के आसपास कहीं दिखाई दे रहा होता। तो मायावती का ये कहना थोड़ा आश्चर्यजनक है। मुसीबत यही है कि मायावती, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश बदला है, देश बदला है। वो पुराने जो जातीय समीकरण थे, या आपको लगा कि दलित और मुस्लिम एक साथ आ गए तो जितने भी दलित हैं उत्तर प्रदेश के वो सब मुझे वोट करेंगे, मुसलमान जितने हैं मुझे वोट करेंगे, उस तरह की राजनीति अब नहीं होती है। और मायावती जी अगर ये समझ लेती तो इस तरह का आरोप नहीं करती। योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी को कितना श्रेय अपनी इस जीत का, और सेल्फ गोल करने के लिए समाजवादी पार्टी को कितना? देखिए, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेता है, उनकी केंद्र की सरकार की उपलब्धियां हमारे सामने थी। दूसरा, समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सीट आज बसपा पा रही है, सपा की स्थिति ये होती, और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो बसपा और कांग्रेस गठबंधन उस स्थिति में पहुंचती जिसमें आज समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की लाश थोड़ी बहुत जो बचती हुई दिखाई दे रही है वह कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण है, अन्यथा जनता इनको एक सिरे से खारिज कर चुकी है। इनके गुंडा राज को, इनके भ्रष्टाचार के राज को, इनकी अराजकता को न सपा को न बसपा को जनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुझे तो आश्चर्य है कि सपा और बसपा ने चुनाव आयोग पे आरोप क्यों नहीं लगाया कि होली के एक दिन पहले इन्होंने मतगणना क्यों करवा दी। कहीं ये भाजपा के साथ मिलकर के कोई एक साजिश तो नहीं है, क्योंकि ये पहले से तय है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो मुझे तो इन पर यह भी आश्चर्य होता है ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि होली के एक दिन पहले क्यों काउंटिंग कराई इन्होंने। जी एक सवाल पूछना चाहते हैं अंशुमन जी, पूछिए। आदित्यनाथ जी, एक दिलचस्प बात इस बार के चुनाव में यह कि उत्तर प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को प्रोजेक्ट किया है तो वो हमेशा हारी है। और जैसा राजदीप अभी कह रहे थे कि राजनीति बदल रही है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी को प्रोजेक्ट किए इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, कोई चेहरा सामने नहीं था। तो क्या इस बदली हुई रणनीति को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन? उत्तर प्रदेश विकास और राष्ट्रवाद चाहता है। उत्तर प्रदेश ने जातिवाद, और ये देश जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति को एक सिरे से खारिज करता है। चुनाव परिणाम पूरे देश के अंदर इस बात को प्रमाणित करते हैं। नहीं, लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि नहीं, ये एंटी मुस्लिम पार्टी है। आपको लगता है कि आज की तारीख में इन नतीजों को देखकर जो मुस्लिम समुदाय है वो आश्वस्त होगा कि उनका भी भविष्य उतना ही अच्छा होगा, उनका भी विकास होगा,
उत्तर प्रदेश में? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की जो कार्य पद्धति है, उन्होंने जो योजनाएं घोषित की हैं, जो योजनाएं क्रियान्वित की हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें कोई जाति, कोई मत या कोई पंथ या किसी मजहब को आधार नहीं बनाया गया है। ये देश के सभी नागरिकों के लिए है। युवाओं को ध्यान में रखकर, महिलाओं को ध्यान में रखकर, किसानों को ध्यान में रखकर ये योजनाएं बनाई गई हैं। हमने साफ कहा है कि विकास कराएंगे सबका, लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। लोकतंत्र में तुष्टीकरण ये लोकतंत्र की अवमानना है, अवहेलना है, और मुझे लगता है कि ये कतई उचित नहीं। हम उत्तर प्रदेश में भी इस बात को कह रहे हैं कि हम विकास तो कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास और सुरक्षा सबको, लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह कहीं नहीं होगी। मुझे डर लेकिन ये बताइए, जिस तरह का लव जिहाद कैंपेन आदित्यनाथ जी आपने शुरू किया था, अब एंटी रोमियो स्क्वाड्स होने वाले हैं हर पुलिस स्टेशन में। कहा जा रहा है कल से जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं उनको आप बंद करने वाले हैं। कहीं ना कहीं क्या ये जो लव जिहाद खासकर की जो कैंपेन आप ही ने शुरू किया था, क्या ये किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं था? क्या इसमें बदलाव आएगा या नहीं? आप क्या मानते हैं कि जितने ये उच्छृंखल मजनू हैं, सब क्या किसी एक मजहब विशेष के हैं? देखिए, अपराधी कोई भी है वो अपराधी है, आतंकवादी कोई भी हो आतंकवादी है। आतंकवादी को आतंकवादी के नजरिए से देखिए, अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखिए। एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही हैं, अभिभावक नहीं भेज पा रहा है, सुरक्षा का भय है, अपहरण हो जा रहा है, तेजाब उन पे डाला जा रहा है। इस अराजकता को सख्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। एंटी रोमियो स्क्वाड इसी के लिए उत्तर प्रदेश में हर थाना क्षेत्र में गठित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशुधन लगभग नष्ट हो चुका है। उन्नत किस्म का पशुधन के लिए आवश्यक है अवैध बूचड़खानों को रोकना, क्योंकि वहां पर चोरी पशुधन की होती है। कोई बैलगाड़ी लेकर के, बैलगाड़ी वाला जा रहा है, भैंसा गाड़ी लेके जा रहा है, 15 मिनट के लिए इधर उधर गया तो पता लगा भैंसा गायब, पीछे का केवल ढांचा बाकी रह गया है, अवैध बूचड़खानों में कट जाता है। इन सब पर रोक आवश्यक है। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन शपथ लेगी उस दिन पहला निर्णय कोई होगा तो अवैध बूचड़खानों को सख्ती के साथ रोकने का होगा, और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे गठित दल स्क्वाड गठित होंगे और प्रदेश में शांति और सौहार्द की स्थापना के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जी चलिए, कानून व्यवस्था बहाली के लिए आप ये कह रहे हैं ये सब कदम है। हम अपने दर्शकों को जल्दी से सुनाते हैं कि उमा भारती क्या कह रही हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे बातचीत की है। बीजेपी की बड़ी जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी, किस ढंग से देखते हैं इस जीत को? क्या इतनी उम्मीद थी आप लोगों को? हाँ, मुझे तो थी। मैं तो कह ही रही थी कि बीएसपी 20 पे रह जाएगी और कांग्रेस का और राहुल का जो गठबंधन, क्योंकि उसका कारण ये नहीं कि हम कोई भविष्यवेत्ता हैं, हम लोगों का मूड देख रहे थे, लोगों का चेहरा देख रहे थे। मोदी जी की सरकार के जो 2.5 साल की जो घोषणाएं रही हैं, उनका जो क्रियान्वयन हुआ है, गरीब आदमी को जिस तरह से उसका लाभ मिला है, इसका जो परिणाम होना था वो यही होना था कि हमें इतनी भीषण मेजोरिटी मिलनी थी। इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है और अमित शाह के कुशल चुनाव प्रबंधन को। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आपको लगता है उन पे मोहर लगाई लोगों ने? निश्चित रूप से मोहर ही नहीं लगाई, उससे खुश हैं लोग। एक तो होता है मोहर लगाना, एक होता है उससे खुश होना और भरोसा बढ़ जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज बनाई गई थी पूरे देश में लगातार 50-60 साल में। एक तो ये अपर कास्ट की पार्टी है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना और लगभग अपने दम पे बना, और कांग्रेस के अलावा पहली पार्टी है बीजेपी जिसने अपनी बहुमत से सरकार बनाई। दूसरा, केसरिया होली की ये तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सिंहासन पर विराजमान होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर देखिए, क्योंकि जब मोदी जी बैठ गए हैं तो इससे पता चल गया है कि सभी राज्यों में क्या स्थिति है, क्या हाल है, क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी पार्टियों का, पंजाब को एक अगर हम छोड़ दें तो बाकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह से हम बता भी रहे थे जी, आपकी तो पांचों के पांचों तुक्के अभी तक, तुक्के नहीं जो अनुमान हम कहेंगे, तुक्का एक नेगेटिव शब्द हो जाता है। तुक्का मत कहिए उसको, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया की टीम ने सिर्फ एनालिसिस कंप्यूटरों पे नहीं होता है हमारा, मैं आपको बता दूं,
पिछले 4 महीने से एक्सिस माई इंडिया के कम से कम 100 लोग इन 5 स्टेट्स में लगातार घूम रहे हैं। इतना हम कह सकते हैं कि बेहद साइंटिफिक ये पूरा हमारा एग्जिट पोल था, बिल्कुल, जिसकी वजह से आज सारे नतीजे जो हमारे सामने हैं वो यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कितना सटीक। हम आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी, अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में जब चुनाव हुआ वहीं पर वो भी डेरा जमाए रहे, हर एक इलाके में गए हैं, तो आज कितने खुश हैं वो भी सुन लेते हैं। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने उनसे बातचीत की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में केसरिया ही केसरिया और हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और यूपी के स्टार कैंपेनर रहे मनोज तिवारी। मनोज जी, केसरिया ही केसरिया दिखाई दे रहा है हर जगह। एक्चुअली ये केसरिया बड़ा कमाल है, क्योंकि इस केसरिया में सबका साथ सबका विकास है, इस केसरिया में गरीबों की आस है, इस केसरिया में मजदूर बहुत खास है, इस केसरिया में अखिलेश और राहुल का उपवास है। ये एक ऐसा केसरिया है जहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका जवाब है। ये वो केसरिया है जहाँ पे रामजस कॉलेज में जा करके राष्ट्र विरोधी काम करने वाले लोगों को जवाब है। ये वो केसरिया है जहाँ राहुल गांधी को ऐसा थप्पड़ लगा है, ऐसा थप्पड़ लगा है कि वो उनको याद दिला देगा कि आगे से जेएनयू में भारत विरोधी नारों के समर्थन में मत जाना। ये ऐसा। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव जी, आपके चेहरे पर जो ये रंग है वो आपके मन की एक एक बात को बयान कर रहा है। ये पूरा उत्तर प्रदेश इस रंग में रंग गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने रंग दिया है। श्वेता जी, बहुत मैं उत्तर प्रदेश की जनता को शीश झुका करके नमन करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में हमने विजय प्राप्त की थी, 2017 में उस विजय को दोहरा रहे हैं और 2019 में फिर से इसी प्रकार से पूरा केसरियामय होगा यूपी, और केंद्र में मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हालांकि चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए मायावती के उस आरोप पर भी आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी। बहन मायावती जी को मैं इतना ही कहूंगा, इतनी जल्दी बौखलाहट दिखाना अच्छी बात नहीं थी। 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और कई चुनाव उन्होंने लड़ा है और बहुत सारे चुनाव जीते हैं। और अगर उन्होंने दलितों और पिछड़ों को माफियाओं के हाथ, भ्रष्टाचारियों के हाथ बेचने का काम करेंगे तो इतना कोई दलित हो चाहे पिछड़ा हो, अब कोई सोया हुआ नहीं है, सब लोग समझते हैं। बहन जी को मैं इतना ही कहूंगा कि जरा हार बर्दाश्त करने की आदत डाल लें, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें इस शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही खोजने के लिए मिलेंगी। बसपा जिस रास्ते पे चल रही है, बसपा का कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, क्या होता है ना कि जब क्रिकेट के लिए 11 की टीम चुननी होती है, कई दफा 11 से अधिक खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं तो कैप्टन कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, लेकिन एक मीठा सा सरदर्द है। यूपी में थोड़ा मीठा सरदर्द लग रहा है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर, लेकिन आप सबसे आगे चल रहे हैं दिख रहा है। नहीं, कोई सरदर्द भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 14 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा कुशल नेतृत्व है और हमारा नेतृत्व